मनोविकार, व्यसनमुक्ती, लैंगिक समस्या यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून खात्रीशीर उपचार. माइंड केअर हॉस्पिटल फॉर मेंटल अँड सेक्शुअल हेल्थ. रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि नवी मुंबई इथे सेवा उपलब्ध. संपर्क 830 878 4422. गुड इवनिंग एवरीवन. आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं झुकेगा नहीं साला, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. उससे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, गेस्ट स्पीकर जो है यहाँ पे आ चुके हैं. इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, आज बहुत सारे लोग नए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा मैं माइंड केयर मैराथन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा. तो ये जो माइंड केयर मैराथन है, माइंड केयर मैराथन का जो प्रोग्राम है वो हर हफ्ते कंडक्ट किया जाता है. मोस्टली मंगलवार को कंडक्ट किया जाता है. इसमें 42 ऑनलाइन सेशन होंगे, उसमें से 18 ऑनलाइन सेशन हो चुके हैं और ये 19th सेशन है. ये जो सेशंस होंगे मोस्टली ऑनलाइन, ये सभी सेशंस ऑनलाइन लाइव सेशन होते हैं जो कि जूम पर कंडक्ट किए जाते हैं. आपको लिंक भेजी जाती है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. ये प्रोग्राम है माइंड केयर मैराथन किस लिए है और क्यों है, तो ये जो है हम मानसिक आरोग्य के बारे में जन जागृति करना चाहते हैं, लोगों तक ये लेके जाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो, इसके बारे में लोगों को पता चले. इसलिए हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं. ये आम लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है. साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, समाज सेवक, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एनजीओ के जो कार्यकर्ता हो उनके लिए है, जो पालक है, बच्चे हैं, उन सभी के लिए है. और एक्चुअली ये उन सभी लोगों के लिए है जो जानते हैं, जो मानते हैं कि मानसिक आरोग्य जिंदगी का या फिर हमारे आरोग्य का एक महत्वपूर्ण भाग है. और ये अच्छा रखने के लिए, हमें खुद को अच्छा रखने के लिए, खुद खुश रखने के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना जरूरी है. आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्रोग्राम में पहली बार ज्वाइन हुए हैं और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली आई होगी, किसी के और से आपको मिली होगी, डायरेक्टली 9503421124 से आपको नहीं आई होगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया व्हाट्सएप पे माइंड केयर मैराथन /your आपका नाम और ये मैसेज आप कीजिए 9503421124 ये नंबर पे. आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं. बहुत बार ऐसे होता है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से या फिर हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेजेस सेंड करते हैं, इस प्रोग्राम की लिंक सेंड करते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि नेटवर्क की इशू की वजह से या फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एट अ टाइम सभी को मैसेज जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. तो उसलिए ये रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं. बाद में आप YouTube लाइव पर भी देख सकते हैं. अगर आप किसी वजह से आप सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो आप YouTube लाइव पे भी YouTube पे भी आप इसको देख सकते हैं जब हम अपलोड करेंगे. आप फेसबुक पे भी माइंड केयर मैराथन माइंड केयर रत्नागिरी ये पेज सर्च कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं. आपको वहां पे भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी और वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. थोड़ा सा मैं क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा. बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में. इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लोग ध्यान से सुने, लोग उसको याद रखे, इसलिए हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्विज कंपटीशन लेते हैं जिसमें 2 प्रश्न हम पूछते हैं. इस क्विज कंपटीशन में हम 3 विजेता चुनते हैं, 3 विजेता निकाले जाते हैं. इसलिए इसमें जीतने के लिए आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी होता है. जो हम 2 प्रश्न पूछते हैं उसके दोनों उत्तर देना जरूरी होता है. और यूजुअली फास्टेस्ट आंसर कंसिडर किया जाता है. जिनके दोनों आंसर बराबर होंगे और फास्टेस्ट होंगे उनको विनर घोषित किया जाता है. आपको जवाब देने के लिए 9503421124 ये नंबर सेव रखना है. ये नंबर सेव रहेगा तो आपको व्हाट्सएप में फास्ट आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको रिक्वेस्ट है कि जवाब जो है चैट बॉक्स में ना दे. अगर आप जवाब चैट बॉक्स में देते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. और ये जो 3 विनर है, उन 3 विनर को हम माइंड केयर मैराथन का टी शर्ट पोस्ट करते हैं और उनको माइंड केयर के जो प्रोग्राम्स है, वर्कशॉप्स है, उसमें 25% डिस्काउंट भी दिया जाता है.
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर साइकोलॉजी स्टूडेंट हो जिनको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरी है तो रिक्वेस्ट है कि कृपया आपका जो नाम है और स्लैश सर्टिफिकेट ये जो है आपको मैसेज 8308784422 ये नंबर पे भेजना है। आपको ये डिटेल्स चैट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप कृपया ये नंबर से संपर्क करें सर्टिफिकेट के लिए। ये जो हमारे विनर है, पिछले बार के विनर है जो कि 18th सेशन था, उस 18th सेशन के विनर है। सबसे पहले विनर है प्रवीण अंबेकर जो कि साइकोलॉजिस्ट है, पुणे से है। दूसरे जो विनर है वो है किरण अडमाने, साइकोलॉजिस्ट है, पुणे से है। और तीसरे विनर है श्रद्धा शिंदे जो कि MSW है, सोशल वर्कर है, जो कि मेडिकल सोशल वर्कर है और जो कराड़ से है। यहाँ पे देखकर अगर आपको ऐसे लगे कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही जीतते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों को जीतने का चांस है। आपको सब आप हिंदी में रिप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में रिप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में आप रिप्लाई कर सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखें, सुने, ताकि आपको भी इसका फायदा हो, आप जीत भी सकते हैं और आपको ध्यान रखने में, ध्यान देने में भी फायदा होगा। तो आज आते हैं हमारे जो स्पीकर है, आज के जो स्पीकर है वो है डॉक्टर सुरेश पाटिल। सुरेश पाटिल एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट है और सेक्सोलॉजिस्ट है। वो शांति साइकेट्रिक क्लिनिक वसई यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और विभास साइकेट्री हॉस्पिटल विरार यहाँ पे भी वो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है और वहाँ पे वो पेशेंट भी एडमिट करते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश पाटिल को मैं यूजी डेज से, मतलब मैं जब MBBS करता था तब से जानता हूँ। वो मेरे 1 साल सीनियर थे और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ऑलराउंडर पर्सनालिटी है। वो आप उनके जो आर्टिकल्स है या फिर मराठी में उन्होंने जो लेख लिखे हुए हैं, वो आप उनके फेसबुक पे वगैरह भी आप देख सकते हैं और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। अवेयरनेस के लिए भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स में अवेयरनेस के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है और वहाँ के जो NGOs है, उन सभी से मिलकर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जन जागृति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्पीकर आज हमें मिले हैं जो कि अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये टॉपिक के लिए मुझे लगता है इससे अच्छे गेस्ट हमारे लिए कोई हो नहीं सकते, या फिर ऐसे अच्छे गेस्ट हमें अवेलेबल हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर सुरेश पाटिल जी का स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम डॉक्टर सुरेश पाटिल। धन्यवाद अतुल। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका माइंड केयर मैराथन पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में अच्छी तरह से प्रचलित हो गया है। मैं चाहता हूँ कि ये माइंड केयर का या मन के बारे में जागृति करने का या ऐसा दौर आपका आगे सिलसिला चलता रहे। आज के प्रोग्राम में मैं भी खुश हूँ कि आपने ये प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया। बिकॉज आजकल अगर बीमारियों के बारे में जानना है, हेल्थ के बारे में अगर बात करना है, तो सभी टॉपिक पे सब लोग बात करते हैं, लेकिन जब सेक्स की या लैंगिक समय की बात आती है तो लोग थोड़े से पीछे रह जाते हैं, थोड़े से डरे रह जाते हैं। तो उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है, उसकी जानकारी लोगों के लिए देने के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक जो कि है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एरिस्टोटल आज के मतलब पुराने जमाने के एक बड़े फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, सॉरी लियो टॉल्स्टॉय। उन्होंने एक कोट किया है कि मैन कैन सर्वाइव अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स एंड all kind of diseases and all agonies of the soul, but for all time his most torment tragedy has been, is and will be the tragedy of the bedroom। यानी कि ये हम जो आदमी है, आदमी लोग है, पुरुष लोग है, वो सभी तरह के जो संकट है उसको सह सकता है, उसका सामना कर सकता है। जैसे कि अर्थक्वेक हो, पैंडेमिक हो, जैसे कोरोना भी आ गया था, या फिर कोई किसी भी तरह की बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, या दिल का जो कोई भी दर्द हो, उसको सहन कर सकता है। लेकिन एक संकट है जो आदमी कभी सहन कर नहीं पाया, अभी भी नहीं सहन कर पा रहा है और आगे भी सहन नहीं कर पाएगा, और वो है बेडरूम में होने वाली ट्रेजेडी।
और ऐसे ही एक ट्रेजेडी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर। तो वेलकम सुरेश पाटिल। आज के लिए आपका मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आज का जो टॉपिक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वो एग्जैक्टली क्या होता है या फिर किसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं? ओके, ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी अतुल सर ने अभी बोला कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आदमी सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सहन नहीं कर पाता है। उसका कारण है सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, सब चीजें दिखती है, बेडरूम स्टोरेज जो है दिखती नहीं है। आदमी सब कुछ समस्या बोल सकता है, सब कुछ प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, लेकिन ये जो सेक्स की प्रॉब्लम जब आती है तो आदमी शेयर नहीं करता है। तो मैं सब लोगों को, जो भी अपने श्रोता है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी लैंगिक समस्या ये अकेले की नहीं रहती है। लोगों की गलतफहमी है कि अगर मुझे सेक्स में दिक्कत आ रही है या मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मेरा खुद का प्रॉब्लम है। कोई भी लैंगिक समस्या, कोई भी सेक्स की समस्या एक कपल समस्या रहती है, और जो कपल समस्या से लेके वो आगे जाके फैमिली समस्या बोलती है। तो ये बड़ी समस्या नहीं बननी है तो सबसे पहले हमको ये स्वीकार करनी है कि मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ, मुझे वो अपनी मन की बात किसी से बात करनी चाहिए और उसके लिए हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, जब हम बात करना चालू करेंगे तो हमारी बेडरूम स्टोरीज नहीं बोलेंगी, बेडरूम ग्लोरियस हो जाएंगी। इसलिए हमको स्टोरी को ग्लोरी बनाना है, आपका लाइफ अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले ओपन होना है। अभी हम आज के हमारे सवाल पे आते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या रहता है। मैं आपको सबको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। अगर हम अंधेरे बेडरूम में जा रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं, वहां का स्विच देखते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, और स्विच का बटन दबाने के बाद क्या होती है, रोशनी जलती है। रोशनी मतलब अपना दिया जलता है, बेडरूम में जो ट्यूबलाइट है वो जलती है। तो ये जो है कि रिएक्शन है कि हमने बटन दबाया, उसके बाद लाइट जला, तो दिस इज कॉल्ड एज इरेक्शन। ठीक है, ब्रेन ने हमें एक जागृति दी, ब्रेन से सेंसेशन आया, वो सेंसेशन ने दिल को मैसेज दिया, दिल से खून गया, खून के बाद एक ताकत आई, जो ताकत आना है उसको बोलते हैं इरेक्शन। ठीक है, व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब संबंध से पहले, संबंध बनाने के लिए ताकत नहीं आना, या संबंध के दौरान आई हुई ताकत चला जाना। ये जो समस्या अगर बार बार आती रहती है तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई समस्या नहीं है, एक सिम्टम है, लक्षण है। ठीक है, ये कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन आपका इरेक्शन नहीं आया, एक दिन आपकी ताकत नहीं है, इसका मतलब आपकी बीमारी जड़ गई। अगर वो हमेशा होते रहता है, हर टाइम होते रहता है, उसके कारण आप संबंध बना ही नहीं पाते हो, तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि इरेक्शन ना आने के कारण संबंध नहीं बनते, और संबंध न बनने के कारण दोनों पार्टनर अनसेटिस्फाइड रहते हैं, दोनों पार्टनर की संतुष्टि नहीं होती है। तो आम भाषा में, सिंपल भाषा में हम बोले कि सेक्स करने इतनी लिंग में ताकत नहीं आना, अगर ताकत आई तो भी वो सेक्स होने तक, पूरा होने तक मेंटेन नहीं रहना, ये समस्या को हम हमारी परिभाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लैंगिक दुर्बलता बोल सकते हैं। अतुल साउंड अतुल म्यूट है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये एग्जैक्टली क्यों होता है, मतलब उसकी वजह क्या होती है, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से एक आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है? देखो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, दो टाइप का रहता है। ठीक है, पहला एक है प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और सेकंड है सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अभी दोनों में हमको फर्क जानना है। ठीक है, प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब जो पहले से ही है, यानी जो आदमी ने कभी जिंदगी में सेक्स किया ही नहीं है, संबंध बनाया ही नहीं है, ऐसे आदमी को जब सेक्स में दिक्कत आती है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। वो दोनों तरह की हो सकती है, ताकत नहीं आना, या ताकत आके संबंध बनाने की इतनी ताकत नहीं आना, या संबंध बनाने के टाइम तो ताकत आई हुई चली जाना। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी प्राथमिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सेकेंड रहती है कि बहुत सारे लोगों ने शादी किया है या लैंगिक सुख का पहले सेक्स किया है, संबंध बनाया है, उसको कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद सेक्स करने में तकलीफ होती है। जैसे वही प्रॉब्लम हो गया कि
सेक्स के दौरान इच्छा है लेकिन ताकत नहीं आई, ताकत आई लेकिन वो ताकत रुक नहीं पाई, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आपके घर में अंधेरा है, अंधेरा में बटन दबाया, बल्ब जला या आपकी ट्यूबलाइट जली और पूरे रूम में रोशनी आ गई, तो मैं आपको सबको यही सवाल पूछूंगा, जब भी कभी अगर आपके घर में वो लाइट जली नहीं, ट्यूबलाइट जली नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम कोई एक कारण नहीं देखते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारा जो बटन है जो हमने दबाया बराबर है क्या, वहां से जो ट्यूबलाइट तक लाइट गई है, जो सर्किट है वो बराबर है क्या, और हमारा सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है वो अच्छी है क्या। वैसे ही कभी भी सेक्स में समस्या आती है तो कोई एक चीज नहीं होती है कि मुझे खाली मानसिक प्रॉब्लम के कारण ही हुआ होगा, शरीर के प्रॉब्लम के कारण ही हुआ होगा। बहुत सारे कारण रहते हैं जिसके कारण सेक्स में समस्या आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो हमको वो कारण ढूंढना जरूरी है कि किस कारण हो रहा है। आम तरह देखा जाए कि दो तरह के प्रॉब्लम रहते हैं, जिसको हम अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप है जिसको हम मानसिक कारण बोलते हैं, और जो दूसरा टाइप है जिसको हम शारीरिक कारण बोलते हैं। आप बोलेंगे अभी मानसिक कारण मतलब क्या डॉक्टर? बहुत सारे लोगों को ना सेक्स के नाम से ही डर रहता है। उनको सेक्स करने जाना है, परफॉर्म करना है, तो उसकी चिंता आती है कि आज मेरे से होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के पुराने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो अच्छे नहीं होते। जैसे अभी कोई बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है और 10 बार 0 पे आउट हो गया तो 11वें टाइम उसको खेलने का ही डर लगता है। बहुत सारे लोगों का बार बार फेल होने के कारण उस तरह का माइंडसेट हो जाता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो जाती है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, फिर उसके बाद सिजोफ्रेनिया जैसे साइकेट्रिक बीमारी रहती है। उनके कारण ये मानसिक कारण वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सब मानसिक रीजन है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के जो अनुभव रहते हैं, बचपन में सेक्स के बारे में बोला तो माता पिता ने डांट दिया, बच्चों ने आजू बाजू के बच्चों ने चिढ़ाया, किसी का सेक्सुअल अब्यूज हो गया बचपन में, उसके कारण सेक्स के प्रति एक नेगेटिव भावना वो लोग बच्चों के मन में बचपन से ही पली होती है। वो जब बच्चे जवान होते हैं तो भावना वो कंसिस्टेंट रहती है। तो ये मानसिक कारण से ये सब मानसिक कारणों के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल कारण बोलते हैं। अभी दूसरा कारण देखा जाए तो जिसको हम ऑर्गेनिक रीजन बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में छुपा हुआ है, ये प्रॉब्लम को कोई ठोस कारण है। मेरे प्रैक्टिस में 15 साल में ये देखा है, बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिसीजेस है, एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ओवर द टाइम कुछ सालों के बाद ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या चालू हो जाती है। तो उसका ठोस कारण रहता है जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक रीजंस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे सब श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के दो कारण हैं। एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो मानसिक कारण आता है और एक शरीर की बीमारी के कारण आता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दो टाइप का होता है, जो जब भी किसी ने पहली बार सेक्स किया है, कभी किया ही नहीं है, ऐसे लोगों को रहता है। और बहुत सारे लोगों को पहले सेक्स किया है लेकिन बाद में समस्या आती है, उसको सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझाया है, और मुझे लगता है आपने जो स्विच का और वायर का जो एग्जांपल दिया है, ट्यूब का जो एग्जांपल दिया है, लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्या इसमें कोई सामाजिक कारण भी हो सकता है? मतलब क्या सामाजिक कारणों की वजह से भी ये कुछ हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? यस। देखो सामाजिक मैं सिंपल मेरे सब साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जब हेल्थ के बारे में सोचते हैं, आरोग्य के बारे में सोचते हैं, तो हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं। हम एक समाज में रहते हैं, तो हमारा जो हेल्थ रहता है ना वो तीन चीजों में डिवाइड होता है। सबसे पहला रहता है हमारा शरीर का हेल्थ, जिसको हम फिजिकल फिटनेस बोलते हैं, फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, जिसको शारीरिक फिटनेस बोलते हैं। सेकंड जो हमारा हेल्थ रहता है वो मेंटल हेल्थ रहता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य रहता है। और थर्ड जो बड़ा स्वास्थ्य का पार्ट है वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है। अभी सामाजिक कारण का सेक्स पे असर होता है क्या? आप बोलेंगे ये सर कैसे होगा, ये तो मेरा खुद का चीज है, समाज से क्या निगड़ित है? मैं सिंपल चीज बताता हूँ। जब भी कोई चार दोस्त बैठे हैं, गप्पे कर रहे हैं, उनमें गप्पे करते एक एक आदमी ने बोल दिया कि मैं 15-20 मिनट सेक्स करता हूँ, तो दूसरा आदमी जो उसके साथ जो बैठा है वो सोचता है कि यार मैं तो 2 मिनट करता हूँ, यार मेरे में कमजोरी है। तो वहां पे उसका जो कॉन्फिडेंस है लो हो जाता है, वहां से वो खुद को बीमार महसूस करना चालू हो जाता है। और परफॉर्मेंस बढ़ाने की उसकी इच्छा रहती है, परफॉर्मेंस के कारण वो हर टाइम जाता है तो संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता है। जो पहले सेक्स में संतुष्ट महसूस करता था उसकी संतुष्टि कम हो जाती है, तो उसको हम पीयर प्रेशर बोलते हैं। सेकंड टाइम क्या हो जाता है, बहुत सारे कपल मैंने देखे हैं कि
सेक्स में मैं अभी यही बताना चाहता हूँ कि सेक्स एक ऐसी कुश्ती है जिसको एक ही आदमी को ज्यादा खेलनी होती है। जैसे सेक्स में ज्यादा परफॉर्मेंस मेल को ही करना है, फीमेल को कुछ करना नहीं है। इरेक्शन फीमेल को आता नहीं है, इरेक्शन मेल को आता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल पे ज्यादा है। इरेक्शन मेल को आना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल पे ज्यादा है। उसके कारण अगर समझो कभी उसके साथ इरेक्टल डिस्फंक्शन हो गया, कभी वो बेड में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया, तो पार्टनर बहुत बार ना निगेटिव कमेंट्स देता है कि तुमको कुछ होता नहीं है, तुम बूढ़े हो गए हो, तुमको पास में आने की जरूरत ही नहीं है, होता नहीं तो क्यों आते हो। तो ये सब चीजों का ना वो आदमी पे भी निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। वो अंदर से अंदर सोचने लगता है कि यार ये मैं कमजोर हूँ, मैं नालायक हूँ, अभी मेरा जिंदगी खत्म हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ये दो कारण है, एक पीयर प्रेशर, दूसरा पार्टनर का कारण। और तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सामाजिक कारण में सबसे पहले कहते हैं हमारी जड़न गड़न। हम बचपन से पैदा कैसे हुए, हमारा पेरेंटिंग कैसे हुआ, हमारे दोस्त कैसे बने, हमको सेक्स एजुकेशन कैसे दिया, हमको दोस्त कैसे मिले, सेक्स के बारे में हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है, हमने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, वो सब चीज सेक्स के बारे में हमारा डेवलपमेंट होते रहता है। अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊं कि अपने इंडिया में ना सेक्स के बारे में कोई जन जागृति है ही नहीं। जो सब्जेक्ट स्कूल में सिखाना चाहिए वो बूढ़ा होने तक हमारे इधर सिखाया नहीं जाता है। जहाँ हमको ये सिखाया जाता है कि ये गंदी बात है, ये गंदी बात के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो ये गंदी बात अगर हम सिखाएंगे नहीं तो लोग गंदी तरीके से बातें सीखते हैं। हम तो लोग क्या करते हैं, पॉर्न फिल्म देखते हैं, पॉर्न मूवीज देखते हैं, या कोई किताबी ज्ञान लेते हैं, या अपने दोस्त लोगों से ज्ञान लेते हैं। वो ज्ञान रहता नहीं है, वो अज्ञान रहता है। उसके कारण ये जो सेक्स का दिया जलने से पहले ही भूल जाता है। तो सबसे से सामाजिक प्रॉब्लम है जो लैंगिक विज्ञान के बारे में जो अज्ञान है, उसके कारण लोगों के सेक्स पे बहुत असर हो जाता है। और जो मैंने पीयर प्रेशर और पार्टनर के रिएक्शन के बारे में बोला, उसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने ये सभी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कारण एक्सप्लेन किए हुए। अगला मेरा आपसे सवाल है कि कैसे इसको पहचाना जा सकता है कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। जैसे आपने शुरू में बताया था कि कभी कभार होता है तो ठीक है, मतलब हो सकता है कि महीने में एक बार ऐसे प्रॉब्लम आ जाए। तो कभी मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं जिससे हमें पता चले कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और कब उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या फिर मैं कहूंगा कि सेक्सोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी लैंगिक समस्या ये अकेले की नहीं रहती है, ठीक है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ऐसी चीज है जो दोनों को समझ में आएगी। जब पार्टनर के साथ कोई भी आदमी जाता है और जाने के बाद उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, अगर सेक्स की इच्छा होती है, देखो सेक्स में 4 स्टेजेस रहती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली स्टेज रहती है कि इच्छा होना। इच्छा होना मतलब डिजायर, मुझे सेक्स करना है, सेक्सी भावना मन में आ गई, वो भावना अपने दिमाग में गई, तो इच्छा होना पहली भावना है। इच्छा होने के बाद आदमी कपल साथ में आता है। साथ में आने के बाद फर्स्ट मेल में जो रिएक्शन रहती है वो होती है इरेक्शन, यानी ताकत आना, ठीक है। तो ताकत आने के बाद होता है इजैकुलेशन, मतलब ताकत आने के बाद संभोग होना, संभोग के बाद इजैकुलेशन होना, मतलब जो वीर्य है वीर्य पतन हो जाना। और लास्ट की जो रिएक्शन रहती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेजम, मतलब एक खुशी मिलना। जब इच्छा होने की प्रक्रिया है, इच्छा हो रही है लेकिन इच्छा होने के बाद ताकत ही नहीं आ रही है, और ताकत आने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर प्ले। फोर प्ले मतलब रोमांस, जिसको हम काम क्रीड़ा बोलते हैं। पर काम क्रीड़ा करने के बाद, रोमांस करने के बाद, फोर प्ले करने के बाद ताकत आती ही नहीं है, हम संबंध बनाने तक पहुंचते ही नहीं है, या थोड़ी भी बहुत ताकत आ गई, वो जब पेनिट्रेशन का प्रोसीजर रहता है, जब सेक्स एक्चुअल चालू हो जाता है, वो टाइम अगर वो ताकत निकल गई और उसके कारण आप भी असंतुष्ट है, आपका पार्टनर भी असंतुष्ट हो रहा है, ये अगर बार 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 हो रहा है, तो हमको जानना चाहिए कि शरीर में या मन में कोई तो गड़बड़ है। हम शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ये शुरुआत हो सकती है, हमको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, हमको सेक्सोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए। ये होने के बाद बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, दवा लेते हैं, काम चलाओ दवा काम तो करती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। मैंने जैसे बताया कि समस्या को जानना जरूरी है, उसका ओरिजिन जानना जरूरी है, उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो कपल में दोनों को ये बात महसूस हो सकती है, और आदमी को खुद समझना चाहिए जब प्रॉब्लम आता है, अगर बार बार वो फेस कर रहा है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ऐसा समझना चाहिए। डेफिनेटली।
आपने जैसे बोला कि उसका कारण पता चलना चाहिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस वजह से हो रहा है। आपने जो 3 तरह के चीजें बताई, 3 तरह के कारण बताए, तो उसमें से एग्जैक्टली कौन सा कारण है, क्या है? क्योंकि ट्रीटमेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एग्जैक्ट कारण करे उसका जो कारण है वो पता चले और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर पाए। तो उसमें क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं? ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट यूजुअली करवाए जाते हैं? ओके, देखो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई भी लैंगिक समस्या से आप गुजर रहे हैं, आपका कोई पारिवारिक कोई फ्रेंड गुजर रहा है, तो उसको पहले बोलने है कि कोई बिना शर्म रखे डॉक्टर को सब कुछ है बताना है, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री, आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सबसे सबसे बड़ा टूल। आप जो इंफॉर्मेशन देंगे, आप जो डॉक्टर को चीजें बताएंगे, स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रोथ, योर एडोलसेंस, योर एक्सपीरियंसेस, योर एडिक्शन, योर डिसीजेस, उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हिस्ट्री। इसके बाद डॉक्टर जब आपसे बात करेंगे तो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जिसमें कुछ टेस्ट डॉक्टर के पास होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर मापना है, आपका पल्स रेट देखना है, ये सब डॉक्टर के पास ही हो जाएगा। उसके बाद कुछ खून के तपास है जो हमको करने पड़ते हैं। सबसे पहला खून का तपास आता है, जिसमें कॉमनली पाया जाता है कि मैंने जैसे बताया कि सेक्स का पहला टप्पा रहता है कि इच्छा होना, ठीक है? इच्छा होने में कारणीभूत रहता है एक हार्मोन सीरम टेस्टोस्टेरोन नाम का है, वो लैब में बहुत बार टेस्ट करना पड़ता है अगर इच्छा की कमी है तो। उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो कारण है सेक्स में जिसके कारण प्रॉब्लम होता है वो है ब्लड शुगर लेवल। तो खाने से पहले और खाने के बाद दोनों टाइम का शुगर डॉक्टर चेक करने के लिए बोलते हैं। दूसरा चीज रहता है कि अपने शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, लिपिड्स रहते हैं, उसके कारण भी खून का बहाव नहीं होता है, खून का बहाव नहीं होने के कारण भी सेक्स में प्रॉब्लम आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है थायराइड, जिसके कारण सेक्स में बहुत बार समस्या आती रहती है। ये कुछ ब्लड के टेस्ट है जिसमें हार्मोन्स भी चेक किए जाते हैं, वो ब्लड के टेस्ट बहुत बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा अगर टेस्ट करने जाएंगे तो रिजिस्कैन नाम का एक टेस्ट रहता है, जो रिजिस्कैन में आपके लिंग में ब्लड का फ्लो कैसे आता है, आपको जो मॉर्निंग इरेक्शन जैसा इरेक्शन आता है क्या नहीं आता है, वो चेक किया जाता है। पुराने के जमाने के डॉक्टर है वो सिंपल टेस्ट देते थे। कभी कभी क्या होता है, अपने को हमको जो हम जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम मन का है या शरीर का है जानना बहुत मुश्किल रहता था। ऐसे टाइम पे क्या रहता था, अगर मॉर्निंग के टाइम में आपको इरेक्शन आता है तो ये समझना बहुत इजी जाता था कि आपको जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल हो सकता है, कि मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर बराबर ऑटोमेटिक रिएक्शन दे रहा है, आपका शरीर बराबर चल रहा है, शायद शरीर मन तनाव में जा रहे हैं, उसके कारण आप वो टाइम पे सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले के टाइम में स्टैम्प देते थे, उस टाइम सोने के टाइम पेनिस को लगाने के लिए बोलते थे, स्टैम्प पेपर जो हम लेटर को लगाते थे ना, वो स्टैम्प 50 पैसा 1 रुपए का आने वाला, अगर टाइम सुबह के टाइम पे ब्रेक होता था तो आपको मॉर्निंग हार्डनेस आके वो ब्रेक हुआ, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम हो साइकोलॉजिकल हो सकता है, ऑर्गेनिक नहीं। पर आज के टाइम में वो करते नहीं है। एक कुछ तपास रहते हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स करते हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जिसको हम पेनाइल कलर डॉक्टर बोलते हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज के कारण, एडवांस डायबिटीज के कारण, हार्ट डिसीज के कारण या कोई वेस्कुलर डिसीज के कारण जो पेनिस है, वो पेनिस में खून का सप्लाई नहीं होता है। अभी उससे पहले मैं पेनिस का एनाटॉमी समझाता हूँ। देखो सबसे बड़ा मैं आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि पेनिस में कोई हड्डी नहीं है जिसमें हमको इच्छा हो गई और हड्डी आ गई और हमारा ताकत आ गया। पेनिस एक ऐसा चीज है, वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में 3 पाइप्स है, वो बलून जैसे है। जैसे हमने बलून फुगाया, ताकत आ गई, बलून निकाल हवा निकाल दिया, ताकत चली गई। तो बलून किससे फिल होता है? हमारे ब्लड से फिल होता है। जब भी सेक्स की इच्छा होती है तो दिमाग, अपना ब्रेन बोलता है दिल को कि अभी तू हाँ तेरी तरह ना, तेरे हाथ से आलं ना. वहां ब्लड का सप्लाई भेज दो, ठीक है? तो जब भी इच्छा होती है तब ब्रेन बोलता है दिमाग को, ब्रेन बोलता है दिल को कि खून अंदर भेज दो, तो अपना खून है वो 3 सिलेंडर में दौड़ता है और खून उधर अटक जाता है, फिर हमको ताकत आती है। तो हमको ये बहुत बार चेक करना पड़ता है कि जो पाइपलाइन है ना, वो पाइपलाइन बराबर चल रही है क्या नहीं है, पाइपलाइन में किधर लीकेज है, पाइपलाइन किधर ब्लॉक हो गई है। तो पाइपलाइन चेक करने का काम है कलर डॉपलर नाम की टेस्ट करती है। तो कलर डॉपलर में क्या किया जाता है, पेशेंट का परमिशन लेके पेशेंट के लिंग के अंदर में इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन के कारण वो जो पाइपलाइन है वो डायलेट हो जाता है और आर्टिफिशियल इरेक्शन आता है। तब हमको ये मालूम पड़ता है कि अंदर कोई वेसल लीकेज हो रही है या कोई अंदर ब्लॉक है। तो ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डॉक्टर के सलाह के अलावा नहीं होती है। दूसरा चीज है कि जिसको एडवांस डायबिटीज है, जिसको सब दवा देके भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं है,
ऐसे लोगों में ये टेस्ट की जाती है, जिसको पेनाइल कलर डॉप्लर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताने जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को सही तरह की हिस्ट्री देनी है। डॉक्टर जो बोलेंगे ब्लड के टेस्ट करके लेने हैं। अगर डॉक्टर बोलेंगे तो उसके आगे के जो रिजी स्कैन और कलर डॉपलर टेस्ट है वो डॉक्टर के सहमति से डॉक्टर जब लिख के देंगे तो उसके अनुसार करने। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने समझाया है। मुझे यहाँ पे एक याद आई एक ऐसी टेस्ट जो मैंने साइन में एक पेशेंट से सुनी थी। जब मैं साइन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था तो मुंबई में जो पेशेंट आया था उसने मुझे बताई थी कि ये मतलब झूठी टेस्ट थी ऑब्वियसली। एक पेशेंट था वो ऐसे ही जो रोड साइड होता है या फिर मुझे लगता है लॉज वाले डॉक्टर थे जो बोगस डॉक्टर होते हैं जो सेक्स रोग तज्ञ या फिर ऐसे बड़े बड़े ये करके टॉयलेट में वगैरह लगा देते हैं। तो ऐसे एक डॉक्टर थे उनके पास में वो गया था। वो जब उसके पास में गया उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है या फिर ऐसे है। तो उसने क्या किया कि उसने बल्ब निकाला, एक स्विच निकाला और वो बल्ब ऐसे मतलब स्विच उसके हाथ में अलग जगह पे था और एक जो वायर था वो उसने अपने उसके पेनिस को लगाया और जब वो मतलब उसने टच किया, एक जगह पे टच किया तो देखो करंट नहीं आता है, दूसरी जगह पे देखो करंट नहीं आ रहा है, तीसरी जगह पे देखो करंट नहीं आ रहा है और उसने ऐसे बताया कि आपके यहाँ पे करंट ही नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसने कुछ तो ऐसे ही दवाई दी और उसको इरेक्शन आ गया तो नेक्स्ट टाइम उसने जाके बताया स्विच दबा दिया और उससे ट्यूब मतलब वो जो बल्ब था वो जल गया। तो ये ऐसे भी टेस्ट मतलब वो बोगस डॉक्टर बहुत बार उनको हम डॉक्टर कहेंगे ही नहीं, तो ऐसे लोग भी करते हैं। तो बहुत बार ये जो पेशेंट्स है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत बार ऐसे होता है कि ये पेशेंट रोड साइड जो ठेले लगते हैं या फिर वो तंबू लगा के बैठते हैं या फिर कोई तो लॉज पे एक दिन आके बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो या फिर टॉयलेट में ये एडवर्टाइज करके बहुत सारे बोगस डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट उनके पास में जाते हैं और उनको बताया जाता है कि आपने बचपन में मैस्टरबेट किया था या हस्तमैथुन किया था, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका कमजोरी आ गया है और ऐसे बहुत सारी वजह से उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम होने की जगह पे उनका बढ़ जाता है और उनका पैसा भी बहुत सारा वेस्ट होता है क्योंकि वहां पे बताया जाता है कि 40,000 का कोर्स है, 50,000 का कोर्स है। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो इस तरह से या तो ट्रीटमेंट करते हैं या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे आपने शुरू में कहा था कि बहुत बार पेशेंट ऐसे होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मेडिकल में गए और मेडिकल में ओवर द काउंटर ये मेडिसिन ले लिया। बहुत अभी फिलहाल वो मिलना, प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल हो गया है, वो लीगली बैन है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसे पेशेंट करते हैं कि पहचान वाले मेडिकल से वो ले लेते हैं। तो इन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मैं अतुल एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। सिंपल बात, पुरुष है ना, दो चीजों पे कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो पहली चीज है कि बच्चे का पढ़ाई और बच्चा, और दूसरी चीज है सेक्स। इस पे पुरुष बिना बताए कितना भी खर्चा कर सकता है। दूसरा चीज क्या है कि अभी का वर्ल्ड है ना, बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, लोगों को ना फास्ट में रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो बहुत लोगों में ऐसा है कि मैं बहुत सारा पैसा खर्च करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम बहुत अच्छे जगह सॉल्व हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा फीस दूंगा डॉक्टर को तो ये डॉक्टर बहुत बड़ा है। ठीक है। तीसरा चीज की एजुकेशन, अपने इंडियन सिस्टम में ना सेक्सोलॉजिस्ट कौन है ये कभी सिखाया नहीं गया है कभी किसी को। अपने बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। अपने बहुत सारे मेरे फैमिली फिजिशियन फ्रेंड है या जनरल प्रैक्टिशनर है, उनको भी बहुत से बार ये अवेयरनेस करना पड़ता है कि सेक्सोलॉजी का प्रैक्टिस कौन कौन कर सकता है। ठीक है। तो हमको सबसे पहला चीज है कि अवेयरनेस, आज जो तूने प्रोग्राम किया है जिसको ऐसे हमको हर महीने में हर दिन प्रोग्राम करने चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। लोगों की गलती नहीं है, उनको मालूम ही नहीं कौन से रास्ते में जाना है। अगर यहाँ से मुझे रत्नागिरी तेरे पास आना है, अगर तूने मुझे बताया कि कौन से रास्ते पे आना है, कौन सी ट्रेन पकड़ने आना है, तो मैं आऊंगा ना। नहीं तो मुझे किसने बोला कि रत्नागिरी प्लेन से जा सकता है तो मैं वो मुझे गोवा लेके जा सकता है, गोवा से बोलेगा कि ऐसे ऐसे जा। तो ये सब फंसाने की चीजें है। तो हमारे सब जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी श्रोता है, उनको ये समझ के आना है कि ज्ञान अपने घर में रखना नहीं है। अगर आपको कोई बात सही में समझ में आती है, आपको ज्ञान मिलता है, अपने दोस्त लोगों को बांटना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे लॉज पे बैठने वाले, महीने में एक बार मैं ये लॉज में आऊंगा, इतना फी रहेंगे, ऐसे लोग अपने अज्ञान का फायदा उठाने वाले हैं, अपने को फंसाने वाले हैं।
कि वो ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, कि उनके पास वो मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है। आपको श्रोताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सेक्सोलॉजिस्ट बनने के लिए है 12 के बाद मेरिट में आके मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करना पड़ता है। एमबीबीएस के बाद इधर साइकेट्री, गायनेकोलॉजी, यूरोलॉजी, ऐसे 3 या 5 साल तक के कोर्सेस होते हैं। उसके बाद आप सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 10-12 साल का जर्नी रहता है। एक कोई आदमी जड़ी बूटी लेके कोई लॉज में बैठ के आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों से आपका डर बढ़ता है, आपकी समस्या बढ़ती है। जैसे बहुत तुमने हस्तमैथुन किया है, तुमने बचपन में गलतियां की है, उसके कारण तुमको सेक्स की समस्या है। तो आदमी ने सबने बचपन में गलतियां की होती है, तो वो आदमी का और भ्रम बढ़ जाता है कि शायद मैंने बचपन में गलती की है, उसके कारण मेरी समस्या बढ़ गई है। अभी समस्या जिसने बताई कैसा है कि अगर समस्या जो बताएगा वही ट्रीट करेगा ना, तो हम उसके पास ही जाते हैं, अरे इसने ही प्रॉब्लम मुझे बताया तो ये मेरा सॉल्व करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी समस्या में अटक जाते हैं। तो सबसे मेरी डॉक्टर अतुल की आपको यही सलाह है कि सेक्स के बारे में, सेक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या रहे तो छुपाना नहीं है। सर्टिफाइड एक्सपीरियंस जो डॉक्टर यही फील्ड में काम रहे हैं उनको सलाह लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए। और बहुत से ज्यादा हम किससे मदद ले सकते हैं, वो सही आदमी को चुनना चाहिए जो अच्छे डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास आपको लेके चले। डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि इलाज इसका यूजुअली कैसे किया जाता है? क्या-क्या इलाज की पद्धति होती है? किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है? हाँ, इलाज का सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि पहले के देखो 20 से 30% लोगों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी ना कभी हर एक आदमी को 20 तक 30% लोगों को कभी ना कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आने वाला है। आइदर ये टेम्पररी रहेगा या लंबे टाइम तक रहेगा। टेम्पररी रहेगा तो थोड़ी दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लंबे टाइम तक रहेगा तो हमको एक ज्यादा टाइम 1 साल 2 साल भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। मैं इलाज के बारे में आज ये बहुत होपफुल हूँ, इसलिए होपफुल हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, ये बीमारी में कोई इलाज नहीं था, कोई होप्स नहीं था। अभी बहुत सारे होप्स है, बहुत सारे इलाज है, बहुत सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व होने की कैटेगरी में आ गए हैं। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो दवा सिल्डेनाफिल साइट्रेट नाम का जो दवा है, ये दवा को तो डिस्कवरी ऑफ ईयर्स, यानी ये जो मनुष्य के लाइफ में क्रांति करने वाला दवा है। ये दवा के बाद बहुत सारे लोग जो आनंद मिल गया। अभी ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन है? ट्रीटमेंट ने जैसे बताया, कारण ढूंढना है, कारण का ट्रीटमेंट करना है। अगर मानसिक कारण है तो सबसे पहले मानसिक कारण को एड्रेस करना, समझना बहुत जरूरी है। कोई आदमी परफॉर्मेंस एंजाइटी से गुजर रहा है कि मैं सेक्स नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, या मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उनका काउंसलिंग करके उनकी मानसिकता बदल के वो मानसिकता से, एंजाइटी से, चिंता से उनको बाहर ला सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सेक्स में प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, प्रॉब्लम रहता है रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी में ही प्रॉब्लम रहता है। ऐसे टाइम पे हस्बैंड वाइफ को साथ में लेके उनका कपल काउंसलिंग किया जाता है। कपल काउंसलिंग में उनमें जो दूरियां है, उनमें जो झगड़े हैं, वो सॉल्व करने पे ध्यान दिया जाता है। थर्ड चीज रहती है कि बहुत सारे लोगों को सेक्स मतलब क्या, ये चीज मालूम ही नहीं रहती है। मतलब क्या कि सेक्स करने के बाद पेनिट्रेशन किया क्या जा सकता है, वजाइना मतलब क्या है, पेनिस इरेक्ट कैसे रहता है, यहाँ से जानकारी देनी पड़ती है। उसको हम सेक्स एजुकेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे कपल का जो सेक्स का ट्रीटमेंट है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट है, वो सेक्स एजुकेशन से किया जाता है। तो काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, सेक्स एजुकेशन, साइकोलॉजिकल अगर इलनेसेस है, हम बीमारी के बारे में बताएंगे तो किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों का प्राइमरी साइकेट्रिक इलनेस, किसी को टेंशन के कारण सेक्स नहीं होता है, डिप्रेशन के कारण सेक्स की इच्छा नहीं होती है, वो सेक्स ही नहीं कर सकते, ऐसे टाइम वो प्राइमरी साइकेट्रिक इलनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ट्रीट करना जरूरी है। ये हो गया साइकोलॉजिकल इलनेसेस के कारण अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। समझो मैंने जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल रीजन कोई भी नहीं है, या साइकोलॉजिकल रीजन है उसके साथ में ऑर्गेनिक रीजन भी है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज को, जैसे मैंने एक जादुई गोली बोली, जादू की गोली, वो जादू की गोली दी जा सकती है जिसको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं। अभी ये दवाई क्या करती है, ये दवाई के बारे में बताता हूँ। सेक्स में मैंने बताया कि सेक्स एक ट्यूबलाइट जलती है, तो ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रही है, वो ढूंढने तक का प्रॉब्लम है। इधर बटन में प्रॉब्लम हो सकता है। बटन मतलब क्या, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन मतलब तुम जो बटन दबा रहे हो लाइट जलाने की, वो उसके अंदर की वायर, वायर मतलब क्या,
इधर तुम्हारा जो खून का वेसल्स बॉडी में भाग रहा है, जो ब्लड है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है, दिल से लिंग को पहुंचा रहा है, दिमाग से दिल को पहुंचा रहा है, वो ब्लड है। या नसें है, जो दिमाग से नसें आती है, जो तुमको मैसेज कैरी करती है, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। तो वायरिंग मतलब वो चीज है। और तीसरा चीज है बल्ब। बल्ब मतलब अपना पेनिस। तो हमको इन तीन चीजों में किधर किधर प्रॉब्लम है वो ढूंढना है। ज्यादातर हमने ये देखा है, जो डायबिटीज की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जिसमें हम जो वायर्स है यानी ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है। अभी ब्लड वेसल ब्लॉक होने के कारण पेनिस के अंदर, लिंग के अंदर में जो खून जाना चाहिए वो जाता ही नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। अचानक से डिस्कवरी हो गई कि ये गोली है, इसमें काम कर सकती है। जो ब्लड प्रेशर के पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी जब हमारा जो लंग्स है, फेफड़े है, उसका जब बीपी बढ़ता है तो बीपी कम करने के लिए एक दवाई ढूंढी गई थी जिसका नाम था सिल्डेनाफिल साइट्रेट। वो दवा बीपी, जो इसका बीपी जो है, पल्मोनरी वेसल्स है, वो ब्लड वेसल को डायलेट करके वहां का प्रेशर कम करती थी। डॉक्टर ने ऐसा देखा गया कि ये जो दवा जिसको दे रहे हैं उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो कम हो रहा है, लेकिन उनका सेक्स समस्या ठीक हो रहा है। तो क्यों ना ये दवा सेक्स के लिए यूज करनी चाहिए। तब वो सेक्स के लिए यूज गई। तब ये पता चला, जब भी किसी को सेक्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है और ये ब्लड वेसल के कारण हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। ये दवाई देने के बाद ब्लड वेसल खुल जाती है और खुलने के बाद इरेक्शन आता है। अभी इसमें कौन कौन सा दवा आता है एक कैटेगरी में 4 अलग अलग टाइप का दवा आता है। एक सिल्डेनाफिल साइट्रेट है, टालोडिप साइट्रेट है, वर्डेनल साइट्रेट है, एल्बेनाफिल है। ये दवाई के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये चीज अधोरेखित करना चाहता हूँ कि आपने दवा लिया, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दवा अगर सेक्स के जिंदगी में कोई है तो प्यार है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे, आप रोमांस नहीं करेंगे, आप फोरप्ले करेंगे नहीं, ये दवा काम नहीं करेंगी। सिंपल लैंग्वेज में आपको गोली अगर डालनी है तो पहले लोड तो करनी चाहिए। तो प्यार मोहब्बत लोड है। दवा खाने के बाद अगर फोरप्ले करेंगे, रोमांस करेंगे तो ही गोली काम करेंगे। आप बोलेंगे डॉक्टर क्या शायरी में बात करें? नहीं नहीं, उसका भी साइंस है। क्योंकि ये दवा खाने के लिए दवा क्या करती है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करती है। नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने के कारण ब्लड वेसल डायलेट होती है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड कब रिलीज होता है? जब हम फोरप्ले करते हैं, तभी वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो सकता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने के लिए फोरप्ले का जरूरी है। दवा कम से कम, अगर ये सिल्डेनाफिल साइट्रेट वाइग्रा को दवा खा रहे हैं तो कम से कम संबंध से पहले 3 घंटा लेनी चाहिए। अगर टाडालाफिल नाम का गोली अगर खा रहे हैं तो टाडालाफिल खाने से 1 घंटा पहले संबंध से गोली खाना चाहिए। तो खाली पेट टाडालाफिल कभी भी खा सकते हैं, सिल्डेनाफिल साइट्रेट खाने के बाद खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट दवा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये दवा डॉक्टर की सलाह बिना नहीं खानी है। क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है, सुना है कि वो सेक्स करने के लिए गया, उसने दवा खाया और हार्ट अटैक से मर गया, या उधर बेहोश होके मर गया। ऐसा क्यों मरता है उसका कारण मैं बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर में क्या चल रहा है हमको पता नहीं है। मेडिकल साइंस पढ़े हुए डॉक्टर अपना ईसीजी करेंगे, ब्लड का प्रेशर मापेंगे, उसके बाद दवा कैसी खानी है, कौन सी दवा उसके साथ चलेंगी, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कौन आदमी खा सकता है, ये सब चीजें जानकारी लेके ही आपको दवा देने वाले हैं। तो ऐसे ही बिना जानकारी के, डॉक्टर के सलाह के बिना ये दवा नहीं खानी। ये होगी पहली चीज, जिसको ये ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिसके पेनिस में खून का सप्लाई नहीं हो रहा है। उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रोस्टाडिल नाम का म्यूज थेरेपी रहता है, जिसमें पेनिस के अंदर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का दवा छोड़ा जाता है, जिसके कारण पेनिस में इरेक्शन आता है, जो इरेक्शन 1 घंटे तक चल सकता है। तीसरा एक वैक्यूम पंप नाम का ट्रीटमेंट है। वैक्यूम पंप मतलब क्या, मैंने जैसे बताया कि पेनिस के अंदर में बलून्स है, वो ब्लड से भरे जाते हैं। जैसे हम बलून फुगाने के लिए हवा मारते हैं और बलून फिर हमारा फूक जाता है, वैसे ही वैक्यूम पंप रहता है, जिसके अंदर में पेनिस को डाला जाता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, रिंग के सहारे फिर वो वैक्यूम ट्यूब निकाल के रिंग उधर लगाई जाती है और पेनिस रिएक्ट हो जाता है। वैक्यूम पंप का ट्रीटमेंट है। उसके आगे हम जाएंगे। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों को आज होप्स है, क्यों होप्स है, जिनका मशीन पूरा खराब हो गया है, जिनकी बंदूक पूरी खराब हो गई है, अभी आज नया बंदूक उनको मिल सकता है। मतलब जिनका पेनिस पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उनके अंदर खून बहाव नहीं हो रहा है, उनको इम्प्लांट नाम की ट्रीटमेंट आ गई है। इम्प्लांट मतलब क्या, अंदर ब्लड वेसल नहीं रहती है, एक रिजिड सेमी रिजिड रॉड रहते हैं। वो रॉड जब जब सेक्स करना है वो टाइम रॉड में ताकत आती है और आदमी सेक्स कर सकता है। तो इम्प्लांट सर्जरी के कारण भी बहुत सारे लोगों को, जिनको ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिनका सेक्स पूरी तरह से खराब हो गया है, उनका सेक्सुअल लाइफ वापस लाया जा सकता है।
सो ये सब कुछ इंजेक्शन भी है जो सेक्स के पहले पेनिस में दी जा सकती है, जिसके कारण इरेक्शन आता है, हार्डनेस आता है। ये बहुत सारी आधुनिक साइंस है, मेडिकल साइंस उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है, जिसके कारण आज मैं ये बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ कि किसी भी आदमी को कोई भी लैंगिक समस्या, खास करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है तो मायूस नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। एक ना अनेक बहुत सारे इलाज आज के तारीख में अवेलेबल है, जिसके कारण ये समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने और डिटेल में इस बारे में बताया है। मुझे लगता है लियो टॉल्स्टॉय के दरमियान अगर वो लियो टॉल्स्टॉय आज जन्मा होता तो शायद से वो उसको स्टेटमेंट अपना वापस लेना पड़ता, या फिर वो बराबर इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे होप्स है जैसे आपने बताया। बस यही है कि जैसे सर ने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है विथ कंसल्टेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। खुद से ओवर द काउंटर ये लेना मतलब बहुत डेंजरस हो सकता है। हम जब ट्रीटमेंट बताते हैं, हम जब काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें एक जो चीज बताते हैं वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि जैसे आपने बताया कि डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, या फिर बीपी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, और जिसकी वजह से ये सब मानसिक बीमारी की वजह से या फिर इनकी इस बीमारी की वजह से होता है, तो उसमें लाइफस्टाइल जो एक है वो बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं तो डेफिनेटली इस डिसीज में या उसको अच्छा करने में हमको फायदा हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने में हमको फायदा हो सकता है। तो आप हमारे जो दर्शक है उनको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में क्या बताएंगे? क्या-क्या लाइफस्टाइल आज की जो है, जो हैम्पर कर रही है या फिर ये बीमारी होने में कारणीभूत है, और उन्होंने क्या ध्यान देना चाहिए या फिर लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफाई करना चाहिए जिसकी वजह से ये बीमारी ना हो, और हुई हो तो दवा अच्छे से काम करे और दवा का फायदा हो और बाद में उनको ये तकलीफ ना हो। देखो अतुल, अभी मैं सिंपल बताऊं ना, हम लोगों को लाइफस्टाइल बता मॉडिफाई करने के लिए बोलेंगे ना, लोग सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप सचिन तेंदुलकर जैसे 30 साल का क्रिकेट खेलना चाहते हो क्या? सचिन तेंदुलकर 40 साल तक क्रिकेट खेले और अभी भी खेल रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि वो फिट थे। सेक्स भी एक खेल है। अगर आप खेलना चाहते हो, अच्छे से लंबे टाइम तक खेलना चाहते हो, तो फिजिकली फिट रहना जरूरी है। अगर आप अनफिट हो गए तो यो टेस्ट छोड़ो, आप कोई भी टेस्ट पास नहीं हो पाओगे। तो मैं एक पंचामृत देना चाहता हूँ, एक 5 चीजें बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज है डेली एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपने नई कार ली तो आप क्या करते हैं? हर 6 महीने में सर्विसिंग करते हैं, उसके पार्ट रिपेयर करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर उसको दौड़ाते हैं। तो शरीर भी एक कार है, शरीर भी एक मशीन है, उसको मेंटेनेंस में रखना बहुत जरूरी है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे ना, तो आपका कार का कभी टायर पंचर हो जाएगा, कभी आपका इंजन खराब हो जाएगा, और कभी ऐसा खराब होगा कि बहुत पैसे डाल के भी रिपेयर नहीं होगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विच फिजिकल एक्सरसाइज, कौन सा फिजिकल एक्सरसाइज करना है? साइंस के मुताबिक 45 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉक, उससे बड़ा एक्सरसाइज के लिए कोई नहीं है। लोग बोलते सर हम जिम करते हैं, इतना वजन उठाते हैं, इतना इंजेक्शन लेते हैं, हमारा मसल्स ऐसा है। देखो, तुम्हारे बॉडी में कितना मसल्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कितना मसल्स है, और तुम्हारे सेक्स के नियत में, तुम्हारी इच्छा में कितना मसल्स पावर है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर फिट रखने के लिए तुमको बहुत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिम नहीं करना चाहिए, यू कैन डू अ जिम, हेवी एक्सरसाइज विथ केमिकल्स, विथ टेस्टोस्टेरोन्स, विथ स्टीरॉइड्स, ये करके बॉडी बन के कुछ फायदा नहीं है। डेली 45 मिनट वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। योगा इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। योगा के कारण फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जॉइंट्स में ताकत आ जाती है, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। सो योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताऊंगा वो है स्लीप। बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए। जो लोग अच्छे से सोते हैं उनका सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छा रहता है। अभी उसका भी सिंपल कारण है, अगर आपके पास मशीन है, उसको बंद नहीं रखेंगे, 24 घंटा चलाते रहेंगे तो मशीन खराब हो जाएगी। अगर आप वो मशीन दिन का 8 घंटा बंद करते हैं, अभी बड़े बड़े कारखाने देखो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल देखो, वो भी 12 घंटा मशीन बंद रखते हैं। तो अपना भी मशीन एटलीस्ट 6 घंटा तो बंद रखना चाहिए। तो उसके लिए आपको 6 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट है डाइट। हमको सेक्स चाहिए पॉर्न जैसा वेस्टर्न वाला, और हमारा डाइट भी वेस्टर्न वाला लोगों ने कर दिया है। तो सबसे पहला चीज है ना, आप जो खाते हैं ना, उसके हिसाब से ही आपका बॉडी बनेगा। अगर आप बर्गर खाएंगे, वो बड़ा बड़ा रहता है ऐसा, बराबर है? बड़ा बड़ा बर्गर खाएंगे, आपका पेट बर्गर जैसा बाहर आ जाएगा, और पेट बर्गर जैसा बाहर आ जाएगा तो पेनिस आपका दिखेगा ही नहीं।
अगर आप डाइट बराबर खाएंगे, हरी सब्जी वाला डाइट खाएंगे, सैलेड वाला डाइट खाएंगे, तो बैलेंस डाइट खाएंगे, प्रोटीन्स बराबर डाइट में रखेंगे, तो आपका पेट बाहर नहीं आएगा। अगर पेट बाहर नहीं आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बाहर आएगा तो आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब क्या? स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब कि हम सब तनाव में जी रहे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो तनाव में नहीं जी रहा है, सबको स्ट्रेस है। तो सबका स्ट्रेस सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। साला मेरे लाइफ में ये साला टेंशन कहाँ है, टेंशन ढूंढना बहुत जरूरी है और टेंशन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यू कैन हैव अ सेशंस विद योर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, या सेल्फ मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल गुरुज है। तो आपको जिधर शांति मिले वैसी चीज करनी चाहिए। लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए। अगर आप कोई बोलेगा कि मुझे 20 मिनट सेक्स होना चाहिए, 25 मिनट, वैसे ही मेरे पास 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास एक कार चाहिए, मेरे पास वो चाहिए, तो आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेशन जितना रहेंगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो लाइफ में स्ट्रेस रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पंचामृत का पांचवा जो स्टेज है वो है कि आप सभी नशे से दूर रहना चाहिए। आज आप बहुत सारे लोगों ने सिगरेट का एड भी देखा होगा कि सिगरेट जलती है, आधी सिगरेट वो पेनिस के रूप में दिखाते हैं, सिगरेट जैसे जलती है, पेनिस आधा हो जाता है। जो आदमी सिगरेट पिएगा उसका पेनिस आधा हो जाएगा। और होता है, मैंने देखा है ओवर द टाइम, जो सिगरेट पीते हैं 20-30 साल के बाद उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता ही होता है, उनकी नसें खराब हो जाती है, उनकी ब्लड वेसल खराब हो जाती है। जो दारू पीता है आदमी है, उनको दारू पीने का सेक्स की बहुत इच्छा होती है, लेकिन सेक्स होता ही नहीं है, कि दारू खाली इच्छा बढ़ाती है, सेक्स बढ़ाती नहीं है। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को होता है कि मैंने आज गांजा पिया, बहुत बड़ी सेक्स की चाहत होगी, मुझे बहुत सेक्स का मन होगा, लेकिन सेक्स का मन होगा लेकिन सेक्स होगा नहीं। तो सभी नशे से दूर रखनी है। तो ये पंचामृत अगर लोग पिएंगे तो आपकी काम की पूजा है ना कभी विसफल नहीं होगी। हम जो पूजा करते हैं तो पूजा में पंचामृत देते हैं ना, तो आपकी काम की पूजा करना चाहते हो, ये पंचामृत है। ये पंचामृत आज लिख के लो। सेक्स की सबसे बड़ी ट्रीटमेंट वही है। ये जो मैंने 5 चीजें बोली, ये 5 चीजें बोलेगी तो आपको हमारे जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद के खुद सेक्सोलॉजिस्ट बन जाओगे। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने बताया है, एग्जांपल्स वगैरह। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछते जाऊँ और अब जवाब करते जाए, लेकिन टाइम के हिसाब से हमको अभी ऑडियंस राउंड लेना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम पहला राउंड खत्म करते हैं और इसके बाद में ऑडियंस का राउंड होगा। मेरे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। पहला प्रेफरेंस जो डायरेक्टली बात करना चाहते हैं उनको दिया जाएगा। और अगर आपको बात करने की इच्छा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होने के बाद में मैं चैट बॉक्स में से क्वेश्चन ले लूंगा। इससे पहले ऑडियंस राउंड चालू करने से पहले आज का जो हमारा क्विज है, क्विज कंपटीशन है, उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। तैयार रखिए, व्हाट्सएप तैयार रखिए, आपका मोबाइल तैयार रखिए। और सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है, फास्टेस्ट देना जरूरी है और व्हाट्सएप पे देना जरूरी है। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब ने जो बताया कि कौन कौन सी शारीरिक बीमारी की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। कोई भी 5 बीमारी आपको बतानी है। मराठी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं। आपको लिख के भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है ऑडियंस राउंड खत्म होने के बाद में पूछा जाएगा। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कृपया आपका हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको बोलने का मौका दे सकता हूँ। जब तक कि ऑडियंस का कोई क्वेश्चन, जब तक कि ऑडियंस, हेलो हॅलो सर. हाँ बोला. गुड इव्हिनिंग सगळ्यांना. गुड इव्हनिंग. मी रचना भोसले, डॉक्टर सुरेश पाटील यांची पेशंट आहे. तर एकदा झोपेच्या गोळ्या चालू झाल्या की बंद कधीच होत नाहीत का, हा माझा प्रश्न आहे. कधी बंद करू शकतो? आता माझं माइंड शांत आहे, पण झोपेच्या गोळ्या कधी बंद होणार ते मला विचारायचंय. डॉक्टर सुरेश पाटलांना पण विचारायचं आणि तुम्हाला पण विचारायचंय. मैम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो सेशन है हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं
आप डॉक्टर सुरेश पाटिल से जब आप मिलने को जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तब अभी आप उनसे पूछ सकते हैं। आज हम डॉक्टर सिर्फ सुरेश पाटिल तो चाहते हैं कि मैं बार बार उनके क्लिनिक में जाऊं मिलने, ऐसे नहीं, उन्होंने बताना चाहिए ना। नहीं, तो आज थोड़ा सा ये जो टॉपिक है हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का है और टाइम कम है, तो मैं दर्शकों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के टॉपिक के बारे में कृपया क्वेश्चन पूछे। मैडम जी, अगर आप देखना चाहते तो हमारे पहले माइंड केयर मैराथन के वीडियोस है, उसमें ये टॉपिक बहुत बार डिस्कस हो चुका है, तो आप वहां पे जाके ये मतलब क्वेश्चन ये कर सकते हैं। आज मेरी सभी दर्शकों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर हम पूरे साइकेट्री के बारे में बात करना चाहेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आज के टॉपिक के लिए कृपया स्टिक रहिए, उस टॉपिक के साथ ही स्टिक रहिए। तो मैं ओके, थैंक यू सर। ओके, ऑडियंस का जब कि कोई क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये कोई खतरे का संकेत हो सकता है? मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ गया, मतलब कोई तो बड़ी बीमारी होगी या फिर कोई टेंशन की बात है, ऐसे हो सकता है? क्या आप बोलना चाहेंगे? आप म्यूट हो सर, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ, बोला। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, प्राइमरी दे कम फॉर द सेक्सुअल डिस्फंक्शन, उनको सेक्स में समस्या आती है, इरेक्शन में समस्या आती है, वो मेरे पास आते हैं। लेकिन जब मैं उनका टेस्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनको डायबिटीज है और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और शायद बहुत दिनों से है। ठीक है, तो कभी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है या आया तो हमको, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने जो बताया वो करके लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, लाइफ में वो कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं, कभी तपास करते नहीं, ऐसे उनको सिम्टम्स आते नहीं, उनको पहली बार पता चलता है कि ये उनको शरीर की बीमारी आ गई है। तो मेनी टाइम्स द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इटसेल्फ गिव आइडिया अबाउट अदर डिसीजेस। बहुत लोगों का डायबिटीज है, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बाद या हेवी ब्लड प्रेशर है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के समस्या आने के बाद पता चलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले शरीर के अंदर में जो गलत घटनाएं चल रही है, शरीर के अंदर में जो बीमारी चल रही है, उसका एक लक्षण, मैंने पहले बताया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज नॉट अ डिसीज, एक समस्या है। तो आने के बाद हमको एक जांच करके अंदर वाली जो खतरे है, जो शारीरिक बीमारी है, उनके बारे में आइडिया आ सकती है। डेफिनेटली। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दर्शकों को कि हमारी जो पेनाइल ब्लड वेसल्स होती है, पेनिस को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल होती है, वो हार्ट से कम साइज वाली होती है। अगर पेनाइल वेसल में ब्लॉक आ गया है, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ रहा है, टाइटनेस नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के वो हार्ट पे भी असर कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये भी एक खतरा हो सकता है। तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो बाकी सभी टेस्ट करने का वो फायदा होता है कि हमें ये सब इसके बारे में पता चल सकता है। श्रीकांत सिंह जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका क्वेश्चन पूछिए। श्रीकांत सिंह जी। Very good evening, sir. Thank you, Suresh sir, and thank you, Atul sir, for giving such a wonderful session. Suresh sir, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और बहुत बार बोलते हैं कि 1 drop of semen is equal to 40 drops of blood. So how frequently they should have the sex, like once a week or alternate day, or so how should we counsel them? हम उन्हें किस तरह से समझाएं सर? बहुत अच्छा श्रीकांत जी का सवाल है। सबसे पहले मैं बता चलता हूँ कि सेक्स एक ड्राइव है, सेक्स एक भूख है। जैसे मैं कितना रोटी खाना चाहिए, दिन में कितनी बार खाना चाहिए, और हर एक आदमी का अलग अलग है। जैसे कोई आदमी दिन में 2 बार खाना खाता है, कोई आदमी दिन में 4 बार खाना खाता है, कोई आदमी दिन में 1 ही बार खाना खाता है। सेक्स ऐसी चीज है ना, वो ड्राइव पे निर्भर करती है। कोई आदमी दिन में 1 बार सेक्स कर सकता है, 2 बार कर सकता है, कोई हफ्ते में 1 बार कर सकता है। तो इट्स नॉट डिपेंड कि तुमको कितना फ्रिक्वेंटली सेक्स करना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी और सेक्स इज नॉट मैटर, इज अ क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप दैट मैटर। तुम रिलेशन कैसे बनाते हो, वैसे तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी दूसरी चीज क्या है कि आपका जो बेसिक सवाल पूछने का पीछे जो था कि बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे पुराने ग्रंथों में ऐसा बताया जाए कि 40 खून के बूंदे से एक सीमेन का ड्रॉप बनता है, अमूल्य है। अगर ये सीमेन चला जाएगा तो शरीर का खून कम हो जाएगा, शरीर का खून कम हो जाएगा तो कमजोरी आ जाएगा। वो कैसा है कि यहाँ तुम जाओगे तुमको भूत दिखेगा, भूत दिखने के बाद तुम बीमार पड़ जाओगे। वैसे तब गलत फहमियां दिमाग के अंदर में भर के रखी भरी हुई है। उसके कारण हमारे बहुत सारे लोगों का ना
सोचने का तरीका बदल गया है। तो हमको लोगों को रिपेयर नहीं करना है, उनको विचारों को रिपेयर करना है। उनको सेक्स का ज्ञान देना चाहिए, सेक्स का एजुकेशन देना चाहिए। उनको यही बताना चाहिए कि खून बनने का सिस्टम अलग है, धातु बनने का सिस्टम अलग है। खून कहाँ बनता है, धातु कहाँ बनता है, दोनों चीजें अलग अलग बनती है। अगर ऐसा होता था तो जो लोग रेगुलर सेक्स कर रहे हैं वो लोग अभी तक खत्म हो जाते थे, और जो लोगों ने कभी सेक्स नहीं किया है वो कभी मरते ही नहीं थे। तो लोगों के अंदर में जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जो सोच की उनकी जो खराबी है, उनको हमको सोच पे काम करके उनको विचारों को दुरुस्त करना है, उनको हमको ज्ञान देना है। उनको आपके जैसे डॉक्टर जो मेडिकल साइंस से बहुत प्यार करते हैं, ये लोग अच्छे से कर सकता है, मैं जानता हूँ। और उस पर हमको कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए, स्कूल डेज से काम करना चाहिए, तो आगे ये भ्रम पैदा ही ना हो। डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं डॉक्टर धनराज बोरसे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। धन्यवाद डॉक्टर अतुल आणि डॉक्टर सुरेश पाटील। डॉक्टर सुरेश पाटील सरांना माझा एक क्वेश्चन आहे की जर एखादं डिप्रेशनच्या कारणामुळे किंवा इतर काही कारणामुळे जर इरेक्टाईल डिस्फंक्शन होत असेल आणि त्या परिस्थितीमध्ये आपण सिल्डेनाफिल किंवा टिल्डेनाफिल किंवा जे काही मेडिसिन देतो त्यासोबत काही अँटीसायकोटिक किंवा काही असं अँटी एन्झायटी वगैरे असं मेडिसिन द्यायला पाहिजे का, आणि कोणतं द्यायला पाहिजे आणि कोणत्या मात्रेत द्यायला पाहिजे, जरा क्लिअर झालं? खूप चांगला प्रश्न आहे, खूप चांगला प्रश्न आहे। मी जसं बोललो ना की मेंटल इलनेसेस यानी मानसिक कारण और शारीरिक कारण दोनों साथ में ही चलते रहते हैं, ठीक है। बहुत बार आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो मानसिक कारण आया है कि शरीर के कारण आया है। तो बहुत बार ऐसा कंडीशन आता है कि जिसमें हमको पेशेंट को डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है और उसके साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है। वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है। हम दोनों को ट्रीट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमको अलग से लेना है, अलग से उसका निदान करना है और अलग से ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारे साइकेट्रिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन रहते हैं वो जो सेक्स पे असर कर देते हैं, जैसे SSRI नाम के कैटेगरी के जो दवा है, इसिप्रोप्राम, सर्टैलिन, फ्लॉक्सिटिन, ये दवा जाके आगे जाके थोड़ा सा सेक्स की इच्छा कम कर देते हैं। इरेक्शन का जो लिंग में तात्रतान्नी है उसकी जो हार्डनेस है वो कम कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे कुछ अलग एंटी डिप्रेसेंट है, जैसे मेटाजेपिन है, डिप्रोपाइन है, अभी वर्टिऑक्सिटिन नाम का दवा आया है। ये एंटी डिप्रेसेंट है, वो अच्छी काम करती है। अभी वर्टिऑक्सिटिन नाम का एक दवा आया है जो अच्छा एंटी डिप्रेसेंट भी है, वो 20 मिलीग्राम में दिया जाता है, डेली रात को खाना खाने के बाद देते हैं, जिसका सेक्स पे कोई असर नहीं है और डिप्रेशन ठीक हो जाता है। और उसके साथ में हम सेक्स के लिए टाडालाफिल या सल्डेनाफिल जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके इससे आप यूज कर सकते हैं। एंजियोलाइटिक मेडिसिन का इतना सेक्स पे असर नहीं होता है, जैसे लो डोज में अगर क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, इटिजोलाम जैसे एंजियोलाइटिक दिए जाए तो उसका सेक्स पे डायरेक्ट असर नहीं होता है। तो ये आप दे सकते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि सबसे पहले देखो कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल रिलेशनशिप जो है, मतलब टाइम के हिसाब से डिप्रेशन और सेक्सुअल प्रॉब्लम, इसका जो रिलेशन है वो देखना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन पहले आ रहा है या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम पहले आ रहा है, और वो सेक्सुअल प्रॉब्लम कब एग्जैक्टली आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन आ सकता है, और डिप्रेशन के लिए जो दवाइयां देते हैं उसकी वजह से भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये देखिए कि सेक्सुअल प्रॉब्लम कब शुरू हुई है। हो सकता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम पहले शुरू हुई हो और उसके बाद में उसकी वजह से डिप्रेशन आया हो। तो इस चीजों में सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर हम कम करते हैं तो डिप्रेशन अच्छे से ठीक हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग से दवाई देने की शायद से जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं था, डिप्रेशन आया, और डिप्रेशन की वजह से, मतलब डिप्रेशन में क्या होता है कि इच्छा कम हो जाती है, विड्रॉल आ जाता, विड्रॉल बिहेवियर होता है, तो इसकी वजह से हर चीज में उसका इंटरेस्ट कम होता है और हाइपोसेक्सुअल बिहेवियर भी हो सकता है, और वो बहुत बार अपने विचारों में रहते हैं, तो उसकी वजह से इरेक्शन आना या फिर मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज में अगर डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो डिप्रेशन को ट्रीट करना जरूरी है। वो डिप्रेशन का जो भी कॉज है, रिलेशनशिप इश्यू हो और कोई स्ट्रेस हो, तो उसको कम करना जरूरी है। और डिप्रेशन अगर हम ठीक करते हैं तो उसके साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम कवर हो सकता है। अगर ऐसे है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं था,
कोई पहले सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं था, पहले डिप्रेशन आया, डिप्रेशन था फिर भी संबंध अच्छे से हो रहा था, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन के लिए दवाई चालू की तो उस दवाई की वजह से अगर ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो एंटी डिप्रेसेंट या फिर वो डिप्रेशन की मेडिकल्स है उसकी वजह से आ रहा है। तो इन चीजों में जैसे सर ने बोला कि एंटी डिप्रेसेंट हम डोज कम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर जो आजकल जो थर्ड जनरेशन की एंटी डिप्रेसेंट दवाई आ रही है उसमें बहुत सारे अच्छी दवाइयां है, उसमें से सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकता है, या फिर एक्चुअली बुप्रोपियन जैसी दवाई है जो सेक्सुअल जो है आपकी इच्छा बढ़ाती है, सेक्सुअल एक्शन उसका फायदा होता है, तो इन दवाइयों का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपके प्रश्नों का उत्तर सुरेश सर ने बराबर से दिया होगा, और मतलब मैंने भी आपके इसमें ये किया होगा। प्रवीण अंबेकर जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया आपका हैंड रेज दिख रहा है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जो सेक्स टाइमिंग रहता है मेंस और वुमेन का, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो वहां पे ऐसा मेंस का कम टाइमिंग होता है इरेक्शन का, तो वहां पे थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लगता है, तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ये तो बायोलॉजिकल है, पर ये बायोलॉजिकल चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं इस चीज को? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल में मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, सवाल में भी थोड़ा सा अज्ञान छुपा है। सबसे पहला इसमें जो मिथ है कि फीमेल का जो टाइम है बहुत ज्यादा रहता है, ये अज्ञान वाली चीज है, ठीक है, और मेल का टाइम कम रहता है। देखो, मैंने सेक्स का साइकिल बताया, उसमें कुछ चीजें मैंने बताई कि 4 फेज में साइकिल चलता है, जिसमें पहले होती इच्छा होती है, दूसरा होता है इरेक्शन, तीसरा होता है इजैकुलेशन, और चौथा रहता है ऑर्गेज्म। तो फीमेल में 3 ही फेज में साइकिल रहती है। पहला रहता है डिजायर, डिजायर के बाद रहता है प्लेटू, प्लेटू के बाद रहता है ऑर्गेज्म, ठीक है। तो ऑर्गेज्म मतलब क्या? ऑर्गेज्म मतलब एक चरम सुख या एक परम सुख। वहां पे हमको लगता है कि ये संबंध लिया है, जो शरीर संबंध हुआ है या जो सेक्स हुआ है, उसको मन को शांति मिली है, तृप्ति मिली है। एक भावना है या एक फेज है। बहुत बार क्या होता है, ये जो फेज रहता है ऑर्गेज्म का फेज आने के बाद मेल का इजैकुलेशन हो जाता है, तो मेल को ऑर्गेज्म आता है। तो मेल का इजैकुलेशन का जो टाइम है, इरेक्शन आने से इजैकुलेशन तक, वो टाइम है एक्चुअल सेक्स का टाइम है। फीमेल में मेल एक सेक्स के टाइम एक ही टाइम ऑर्गेज्म पा सकता है, इजैकुलेशन हो गया तो ऑर्गेज्म हो गया। उसके बाद उसको रिफ्रैक्टरी टाइम आ जाता है, दूसरी बार उसको अरोज होने के लिए, सेक्स करने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम लग सकता है। उसके बाद वो सेकेंड ऑर्गेज्म ले सकता है। फीमेल के बारे में ऐसा नहीं है। बहुत फीमेल का जो सेक्सुअल होरिजन है वो ऑर्गेज्म, मतलब बहुत सारे फीमेल को सेक्स करने के बाद ऑर्गेज्म नाम की चीज कभी जिंदगी में महसूस ही नहीं होती है। कुछ फीमेल ऐसी रहती है, इनको एक सेक्स के दौरान, एक संबंध के टाइम, एक ही टाइम वो ऑर्गेज्म महसूस कर सकती है। और कुछ फीमेल ऐसी रहती है, एक सेक्स के टाइम बहुत बार वो ऑर्गेज्म महसूस कर सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन वो फीमेल को ऑर्गेज्म महसूस होने का समय कितना है, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं फीमेल का सेक्स में खुद को संतुष्ट या खुद को आनंदित महसूस करने का टाइम कितना है। तो ये हमको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि फीमेल को टाइम ज्यादा लगता है, मेल को टाइम कम लगता है, उसके कारण प्रेशर आ सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कपल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स के टाइम हमको क्या चाहिए, ऑर्गेज्म कैसे महसूस होगा, हमको तृप्ति, संतुष्टि कितने जल्दी महसूस हो जाएगी, एक पार्टनर ने एक दूसरे के साथ बताना चाहिए। मेल का जो परफॉर्मेंस बढ़ाना है, टाइमिंग बढ़ाना है, तो उसमें अच्छा क्वालिटी रिलेशन आने के अलावा प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी मतलब शीघ्रपतन की समस्या रहती है, उस पर भी ऊपर काम करना पड़ता है। मैंने जो पंचामृत बोला है, जो सेक्स में अच्छा आपको मदद करेगा, उसके अलावा जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या रहती है, वो हम कभी बाद में हुआ तो उसके ऊपर बात करेंगे, उसके लिए भी हेल्प लेना चाहिए। थर्ड चीज है कि सेक्स में मेल और फीमेल को क्या चाहिए होता है। मेल को सेक्स में फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, फीमेल को इमोशनल इंटीमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें प्यार, मोहब्बत, फोर प्ले आता है, एक दूसरे से बातचीत होती है। तो फोर प्ले और रोमांस, उसमें ये 2 चीजें ऐसी है जो फीमेल को संतुष्टि या ऑर्गेज्म जल्दी प्राप्त करने में मदद कर सकती है। और कुछ टेक्निक्स रहती है जो सेक्सुअल फोर प्लेज में आती है या सेक्सुअल सेक्स पोजीशंस में आती है, जिसमें फीमेल का सेटिस्फैक्शन जल्दी हो सकता है। So rather than being a comparative कि बाबा ऐसा हुआ, और rather than criticizing self,
एक सेक्स एक ऐसा खेल है जिसको एंजॉय करना चाहिए। तो मैं सभी श्रोताओं को बोलूंगा कि तीन सी से आप दूर रहो। फर्स्ट इज अ क्रिटिसिज्म, सेकंड इज अ कंपटीशन और थर्ड इज अ कंपैरिजन। आप खुद को क्रिटिसाइज मत करो कि मैं सेक्सुअली वीक हूँ, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, मेरे पार्टनर ऐसा है वैसा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप किसी से कॉम्पीट मत करो। आपके किसी दोस्त ने बोला कि अरे मेरा तो 15 मिनट चलता है, मैं तो इतना सेटिस्फाइड करता हूँ, तो उससे आप कॉम्पीट मत करो। आप जो पॉर्न फिल्म देखते हैं वो सब बोलते हैं ना, वो बनाई हुई चीज है, आर्टिफिशियल चीज है, आप उस पर बिलीव मत करो, उससे कॉम्पीट मत करो। और थर्ड चीज, आप कंपेयर मत करो। आप कंपैरिजन करेंगे ना कि मैं अभी 50 साल का हो गया, मैं 20 साल का, तो मैं कैसे करता था, अभी मैं वैसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको दर्द ही मिलेगा। या मैंने लास्ट वीक में बहुत अच्छा किया था, अभी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो कंपैरिजन मत करो। तो ये 3 सी से आप अगर दूर रहोगे तो आप एक सेक्सुअल का अच्छा सी देख सकते हैं। सी मतलब समंदर, तो बहुत बड़ा समंदर है, वो समंदर आप देख सकते हैं। डेफिनेटली सर। और मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा कि एक सिंपल जो चीज है, ये ध्यान रखिए कि इंटरकोर्स कब चालू करना है, मतलब फोरप्ले और इंटरकोर्स ये 2 पार्ट होते हैं। तो इंटरकोर्स कब चालू करना चाहिए, पेनिट्रेट कब करना चाहिए, इसका डिसीजन मेल पार्टनर की वजह से अगर फीमेल पार्टनर लेता है तो वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि जैसे सर ने बोला कि जो अराउजल का जो स्टेज होता है मेल में बहुत जल्दी आता है और फीमेल में यस थोड़ा सा लेट आता है। अराउजल जो फेज है वो थोड़ा सा, पीक फेज जो होता है वो थोड़ा सा लेट आता है। मतलब उसका एग्जांपल देंगे तो मेल जो होता है वो बल्ब की तरह होता है, ट्यूब बटन दबाया बल्ब जल गया। और फीमेल जो होती है स्त्री की तरह होती है, स्त्री की तरह होती है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो बहुत बार क्या होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, तो बहुत बार हमारे दिमाग में चलता है कि इरेक्शन जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो उस इसमें हम जल्दी से अंदर डालते हैं और फिर जल्दी इरेक्शन वो इजैकुलेशन हो जाता है और फीमेल का ऑर्गेजम नहीं हो पाता है। तो ये डिसीजन अगर हम फीमेल को दें कि वो जब पीक पे आएंगी तो उनको पता चलेगा कि हाँ मैं अभी फुल्ली रेडी हूँ, मैं अभी मुझे अंदर चाहिए। तो ये डिसीजन, जो कम्युनिकेशन की बात सर ने की थी, वो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और वो डिसीजन अगर फीमेल लेती है तो उसमें ऑर्गेजम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आई होप आपके प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। अभी हैंड रेज कोई नहीं है, मैं चैट बॉक्स में से क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म एपिलेप्सी मेडिसिन इफेक्ट ऑन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एपिलेप्सी की अगर कोई मेडिकेशन चल रही है तो उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। म्यूट, यू आर म्यूट। इपिलेप्सी के कुछ मेडिसिन है, उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन पे असर होता है। आपको जब भी अगर एंटी इपिलेप्टिक चालू है तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो इपिलेप्सी के दवा में खुद होके बदलाव करेंगे। लेकिन इपिलेप्सी का दवा चालू है और सेक्स में समस्या हो रही है, इसके लिए इपिलेप्सी का दवा तुरंत बंद करना नहीं है, वो डॉक्टर के सलाह से ही बंद करना है या चेंज करना है। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम प्रोग्राम की एंड की तरफ जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन और हम लेंगे। उससे पहले आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जब जिन्होंने पहला आंसर किया है उनको दूसरा भी आंसर देना जरूरी है, तभी आप विनर कहला सकते हैं। एक आंसर बराबर देते तो विनर नहीं कहलाए जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सर ने पंचसूत्री बताई थी, पंचामृत बताया था। वो कामदेव की अगर पूजा करना है तो जाते जाते आपको पंचामृत आपके लिए जरूरी है। तो वो पंचामृत क्या था, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 5 चीजें क्या जरूरी है। सर यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आया है, जो सूरज कुमार भगत ने पूछा है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कोई संबंध है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये दोनों चीजें ना साथ में ही चलती रहती है, बहुत बार हाथों हाथ चलती रहती है। बहुत बार बहुत सारे लोगों को इरेक्शन बराबर नहीं आता और घाई घाई में करते हैं, तो उसके कारण प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। और बहुत बार लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जल्दी ना हो उसके लिए वो आधा इरेक्शन में ही सेक्स करना चाहते हैं, उसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये बीमारी बहुत बार साथ में आती रहती है, साथ में चलती रहती है। इनका इलाज भी बहुत बार साथ में करना पड़ता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इरेक्शन बराबर आ गया तो इजैकुलेशन बराबर हो जाता है, उनका टाइमिंग का इश्यू नहीं रहता है। और बहुत सारे लोगों को
इरेक्शन बराबर रहता है थ्रू आउट इंटरकोर्स, इरेक्शन का क्वालिटी अच्छा रहता है, लेकिन वो इजैकुलेट अपने इजैकुलेशन का डिसीजन है अपने मन के अपने हाथों में काबू में नहीं रख पाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इजैकुलेट कर देते हैं। तो उसका सही आंसर है कि ये दोनों से संबंध रहता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। डॉक्टर के जब भी समस्या होती है तो खुल के बोलनी चाहिए, खुल के बोलेंगे तो उसका निदान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो आपका सेक्सोलॉजिस्ट ही आपसे हिस्ट्री लेके आपका टेस्ट करके आपको निदान कर सकता है। थैंक यू सर। उनका ही दूसरा क्वेश्चन है, हस्तमैथुन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है? हमने शॉर्ट में बताया है, लेकिन अगर आप डिटेल में बताना चाहेंगे तो आप उनको डिटेल। देखो, इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, हमारे जीभ पे कोई असर नहीं हुआ है। हम सालों से बात कर रहा है, हमारा टंग अभी भी अच्छी है, यानी हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो अच्छी रहती है। अगर हस्तमैथुन किसी ने सालों से किया है तो उसका लिंग पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका लिंग अच्छे से काम कर रहा है। तो हस्तमैथुन करने से किसी की भी लिंग पे कोई भी असर नहीं होता है। हस्तमैथुन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता नहीं है। हाँ, जो कोई आदमी हस्तमैथुन ही करता नहीं है, उसका मतलब उसको सेक्स की इच्छा आती है कि नहीं मालूम नहीं है। जब बच्चा जवान होता है तो सबसे पहले उसकी सेक्स की इच्छा चालू हो जाती है, और इच्छा सेटिस्फाइड करने के लिए बच्चे आमतौर पे ये देखा जाएगा, सभी जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, जवान अडल्ट है, वो हस्तमैथुन करना चालू करते हैं। तो हस्तमैथुन कोई बुरी बात नहीं है, हस्तमैथुन करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता नहीं है। थैंक यू सर। यहाँ पे धनराज बोरसे और प्रवीण आंबेकर जी का हैंड रेज दिख रहा है। अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछना है तो कृपया हैंड रेज रखिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपने पूछा था ऑलरेडी, तो अगर आपका हो गया है तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नहीं है अभी। माझा एक क्वेश्चन संपलेला आहे। धन्यवाद डॉक्टर सुरेश पाटील आणि डॉक्टर अतुल। हॅलो, ओके। यहाँ पे मैं सर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आजकल एक नई टर्म आई है, ये पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो उसके बारे में मुझे लगता है श्रोताओं को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे डायरेक्ट पॉर्न देखा जाएगा तो पॉर्न डायरेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस पॉर्न दिखता है, उसको अरोजल के लिए पॉर्न का जरूरत होता है, उसको पॉर्न के बराबर वो अरोजन ही हो सकता है, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। रादर देन आई सेइंग इट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इट इज अरोजल डिसऑर्डर। उसको अरोजल के लिए ही, अरोजल मतलब क्या, सेक्स की इच्छा होने के लिए अगर आग जलानी है, आग लगानी है, तो काड़ी चाहिए, या तुम्हारे पास एक आग का सोर्स चाहिए जहां से आग चालू हो जाएगी। डिजायर बढ़ने के लिए अगर वो सोर्स प्राइमरी सोर्स हो जाता है कि वहां से उसको डिजायर आता है, वहां से उसको इच्छा हो जाती है, उसके ऊपर ही उसकी सेक्स की भावना निर्भर होती है, तो उसके कारण इरेक्शन आता है। क्योंकि मैंने बताया कि पहली फेज रहती है डिजायर, दूसरी फेज रहती है इरेक्शन। तो डिजायर ही अगर उसके कारण ही होता है, अरोजल ही उसके कारण हो रहा है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो पॉर्न में इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बट दैट बिकॉज ऑफ द डिजायर। एज सच डायरेक्ट पॉर्न नहीं करेगा। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बढ़ती हुई एज जो है, उसमें क्या रिलेशनशिप है? या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि एज बढ़ता है और हमारे पास में मेल आते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, तो ये रिलेशन क्या होता है और उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, गाड़ी नहीं ली ना तो पहले कुछ सालों तक गाड़ी अच्छी चलती है, लेकिन 30-40 साल गाड़ी पुरानी हो गई ना तो थोड़ा बहुत गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है, गाड़ी का थोड़ा आवाज आने लगता है, गाड़ी के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। जैसे ही हमारा उम्र हो जाता है तो मन तो जवान रहता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। 60 साल 70 साल का आदमी को पूछो उसका उम्र कितना है, वो अगर मन से जवान हो तो बोलेगा 26 साल। वैसे मन जवान ही रहता है, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण, शरीर में सेनाइल एजिस होने के कारण सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। 50 साल के बाद धीरे धीरे सेक्स का इच्छा भी कम हो जाता है, और थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इच्छा कम होने के कारण इरेक्शन का क्वालिटी पहले जैसा नहीं होता है, लेकिन सेक्स बनने इतना इरेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर मैं बताना चाहूंगा कि एज एडवांसेस इरेक्शन का क्वालिटी थोड़ा सा कम होते जाता है। अगर कोमॉर्बिड डिसीजेस है, कोमॉर्बिड मेडिकेशन चालू है, तो उसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं आज के विनर्स निकालूं। बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जाते जाते आप
आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखो, मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो सेक्स है वो दो टांगों के बीच नहीं है, दो कानों के बीच में है। ठीक है, लोगों की गलतफहमी ऐसी है कि सेक्स है जो अपने लेग्स के बीच में है। सेक्स वो नहीं है, सेक्स हमारे कानों के बीच में, हमारे दिमाग में फैला हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्स कोई घिन भावना नहीं, हीन भावना नहीं है। भले है बेडरूम में चलती होगी, लेकिन उससे ही दुनिया बनी हुई है। ये जितनी प्राइवेट है उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन आता है, सेक्स में कोई भी समस्या आता है, तो ये अपना हक है, ये ह्यूमन राइट है। अगर हम बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, अगर मलेरिया होता है, तो हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि तुम्हारे इधर मच्छर तुम पैदा हो गए, उसके कारण डेंगू मलेरिया बढ़ रहा है। तब जब भी सेक्स में प्रॉब्लम आता है, तभी हमारे हमारे आत्मा के पास जाना है, हमारे अपने पार्टनर के पास जाना है, हमारी दिल की बातें, मन की बातें खुल के बोलना है। अगर बीमारी होती है तो स्वीकार करना है, और खुद को प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको नॉलेज आ गया है, ये नॉलेज, नेटवर्किंग का जमाना है आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब नेटवर्किंग का जमाना है। आपका नॉलेज भी हमको नेटवर्किंग के थ्रू फैलाना है। अगर आपको सही ज्ञान मिलता है, सही नॉलेज मिलता है, आप तक सीमित नहीं रखना है। डॉक्टर अतुल जैसे बनाना है, माइंड मैराथन करना है, 1 किलोमीटर दौड़ना नहीं है, 2.8 किलोमीटर भागना है, मैराथन की तरह ये नॉलेज है, सबको देना है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि ये जो है माइंड मैराथन है, माइंड मेला है, ये मेले में सब में शामिल होना है, एंजॉय करना है, और माइंड मैराथन में दौड़ लेके माइंड के बारे में जन जागृति करके ये जो नॉलेज है सबको शेयर करना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बने रहिए। आज के हमारे जो विनर्स है उनसे हम बात करेंगे। हमारे आज के पहले जो विनर है वो है मिस्टर सागर वाघ। सागर वाघ जी, आप आपका वीडियो चालू कर सकते हैं। कृपया आप आपका पूरा नाम बताइए, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं ये बताइए, और आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा, आज के प्रोग्राम से, और आज के प्रोग्राम से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर सुरेश पाटिल जी को। तो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, और उनका यहाँ पे मुंबई में और वसई विरार पालघर डिस्ट्रिक्ट में उनका काफी अच्छा नाम है एज अ साइकेट्रिक एंड सेक्सोलॉजिस्ट करके। काफी अच्छा लेक्चर है। काफी सारे लेक्चर्स मैंने डॉक्टर सुरेश पाटिल जी के सुने हुए हैं, तो ये लेक्चर भी काफी अच्छा था, जो लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। जो एक डरते हैं कि सेक्स को चीज को लेके हम डॉक्टर के साथ कैसे कंसल्ट करें या कैसे जाए, तो ये लेक्चर में से काफी सारी ज्ञान मिली है, तो लोगों तक अच्छा मैसेज जाएगा। सर कृपया आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं बताइए। सर मेरा नाम है सागर वाघ, और मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, नालासोपारा एरिया से, और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, इधर का वर्क करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हमारे आज के दूसरे जो विनर है वो है योगेश शिंदे जी। योगेश शिंदे जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप आपका वीडियो चालू कीजिए और आपके बारे में बताइए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा। हमारे आज के तीसरे जो विनर है वो है प्रणाली भैसारे। प्रणाली जी, आप आपका वीडियो चालू कर सकते हैं, आपके बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, और आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा, और आज के प्रोग्राम से आपको कोई जो भी बड़ी सीख मिली हो उसके बारे में बताइए। योगेश, तुम्ही ऐकत असाल तर तुम्ही अनम्यूट करा तुम्ही। हॅलो, हाँ बोला। सर माझं नाव योगेश शिंदे आहे। मी सरांच्या इथे माइंड केअर हॉस्पिटल मध्ये असिस्टंट म्हणून काम करतोय। मी रत्नागिरीमध्येच राहतो। आणि सर सुरेश पाटील सर, थँक्यू की तुमचा खूप कार्यक्रम चांगला झाला, आणि तुम्ही खूप चांगली माहिती दिली त्याच्याबद्दल थँक्यू। आणि ह्या म्हणजे माझी खूप इच्छा होती की आमच्या सरांच्या कार्यक्रमामध्ये एकदा तरी विनर व्हायचं, तर ते माझी इच्छा पूर्ण झाली। त्याबद्दल मी खूप म्हणजे आनंदी आहे।
आज तुम्ही म्हणलं ना ऐकलं. हा, मी सरांच्या इथे असिस्टंट म्हणून काम करतो सर, आणि खूप मी म्हणजे हॅप्पी आहे की आज त्यांच्याच कार्यक्रमामध्ये मी जिंकलो. आणि तुम्ही खूप दोघांनी चांगली माहिती दिली, त्याच्याबद्दल थँक्यू. प्रणाली जी, आप अगर सुन रहे हैं तो कृपया रिक्वेस्ट है कि आपका वीडियो चालू कीजिए। इस खोज की वजह से मैं तो माया जाल में फंस चुका हूं और समय हेलो। रहते मैं हेलो। गुड इव्हनिंग सर. हाँ, एक मिनिट, मला पिन करू दे. तुमचा हँड रेज करताय का? ओके. नाही माईक अनम्यूट केलंय. बोला, तुम्ही बोला, चालेल. ओके. हॅलो, माझं नाव प्रणाली भैसारे. मी वर्धेवरून बोलते आहे. मी सायकोलॉजिस्ट आहे आणि मेडिकल अँड सायकॅट्रिक सोशल वर्कर सुद्धा आहे. मला आजचा प्रोग्राम खूप चांगला वाटलाय. आणि नवीन प्रत्येक वेळेस प्रत्येक दिवशी मला या प्रोग्राम मधून काहीतरी नवीन शिकायला मिळत असतं. तसंच आज सुद्धा मिळालेलं आहे. त्याबद्दल मी खूप खुश आहे आणि मला थर्ड विनर केलं त्याबद्दल पण थँक्यू सो मच. And thank you so much. Thank you Pranali ji. Congratulations once again. तीनों विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा और तीनों विनर से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप आपका नाम, आपका पता 9503421124 पे भेजिए. आपका गिफ्ट आपको मिल जाएगा. मैं यहाँ पे प्रोग्राम के एंड में सबसे पहले डॉक्टर सुरेश पाटिल जी से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से, मुझे पता है उनका ओपीडी बहुत बिजी होता है, उनको टाइम निकालना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाला हम सभी के लिए. वो आज अवेलेबल हुए, माइंड केयर मैराथन के पार्ट हो गए, तो उनसे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर जी. बाकी हमारे जो विनर्स है उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट किया. बाकी जो क्विज के पार्टिसिपेंट है उनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. बहुत बार, मतलब आज तो बहुत टफ कंपटीशन चल रहा था, बहुत जल्दी से क्विक रिप्लाई आए और बहुत लोगों के रिप्लाई आए. सबसे टफ कंपटीशन मुझे लगता है आज का था. तो नाराज मत होइए, कंटिन्यू कीजिए, बार बार आते रहिए, बार बार रिप्लाई कीजिए. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था. ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आएंगे. बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है, जिन्होंने, जो हमारे श्रोता है, उन सभी से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप आए. ये जो प्राइम टाइम होता है खाना खाने का, टीवी देखने का, तो उसमें से आप टाइम निकाल कर आप आ रहे हैं, तो आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा. उन सभी पार्टिसिपेंट्स को स्पेशली धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जो लोग माइंड केयर मैराथन के बारे में और लोगों को बता रहे हैं और लोगों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसकी सिवा ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था. ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है. ये अवेयरनेस में आप जो आपका पार्ट निभा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कृपया इसी तरह आते रहिए, इसी तरह प्रोग्राम सुनते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए. और ये नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने बताया कि बांटते चलो. नॉलेज बांटना बहुत जरूरी है. लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है, तो लोगों को बताइए. आपने जो भी सीखा, अगर किसी 5 लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, आपके फेसबुक पे शेयर करते हैं, आपके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर किसी वजह से आप लेट ज्वाइन हुए तो आप थोड़े दिनों के बाद में यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड होने के बाद में देख सकते हैं. इस सभी के साथ में सभी से मैं गुड नाइट कहना चाहूंगा, बाय बाय कहना चाहूंगा. मिलेंगे अगले महीने में, अगले महीने के मंगलवार को. अगर आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को इनडायरेक्टली ये मैसेज आया है तो कृपया 9503421124 ये नंबर पे आपको आपका नाम लिखना है, /mindcaremarathon लिखना है और भेजना है बताए गए नंबर पे. नंबर्स चैट बॉक्स में भी दिए हुए हैं. इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच.